बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आसमा जहांगीर का एक मशहूर कॉल जो बार बार आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर आता रहता है किसी न किसी एले बहाने, तो आज वो बहुत याद आया। उन्होंने कहा था कि जब इन लोगों की करप्शन सामने आएगी तो लोग बाकी हर किस्म की करप्शन भूल जाएंगे। ये याद उस वक्त आई जब स्विस अकाउंट्स के हवाले से एक रिपोर्ट छपी है अखबारात में, अगरचे पाकिस्तान के अखबारात में इसको ना होने के बराबर जगह दी गई है। हालांकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसमें दो नाम पाकिस्तानी हैं। इसमें एक अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम है जो अफगान जंग के दौरान ज़िया-उल हक के बहुत करीबी साथी और प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह थे, और दूसरा ज़ाहिद अली अकबर का नाम है। करोड़ों डॉलर के असासे उस वक्त बैंकों में जमा हुए। अख्तर अब्दुर्रहमान ने अपने 3 बेटों के नाम जमा कराए जब डॉलर की कीमत कुछ और थी, और आज के हिसाब से वो अरबों रुपए की रकम बनती है। तो नाज़रीन, अख्तर अब्दुर्रहमान के साहबजादों ने इसकी तरदीद कर दी है, कहा है कि ये रिपोर्ट गलत है। तो जो प्रैक्टिस चल रही है पाकिस्तान में, उस हिसाब से तो इस तरदीद को कबूल कर लिया जाएगा, और कबूल करने ही में खैरियत है। मामला ठप हो जाएगा, ठप हो गया, बल्कि तरदीद कर दी तो बात ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है ये नवाज शरीफ वाला मामला तो नहीं है कि जिसका नाम पनामा लीक्स में था भी नहीं और नवाज शरीफ ने तरदीद भी की, लेकिन इसके बावजूद पूरी रियासत और रियासत के तमाम इदारे हरकत में आ गए और भागम भाग 12 सदूक तैयार किए गए, GIT बनी और इंक्वायरी हुई। सुप्रीम कोर्ट का जज नैब पर तयनात हुआ कि वो 6 महीने में फैसला ले, और उसकी सजाएं भी सुना दी गई। ये सारा लंबा चौड़ा किस्सा आपके लम्बे है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहरहाल बातें कुछ याद आ गई तो उनका जिक्र ज़रूरी है। ज़िया-उल हक का दौर बेमिसाल करप्शन का दौर था। ज़िया-उल हक साहब खुद करप्ट नहीं थे, ये उनके मुखालफ भी मानते हैं कि वो खुद दयानतदार आदमी थे। अगरचे हुक्मरानी में दयानतदारी के तकाजे कुछ और होते हैं जो ज़िया-उल हक ने कभी पूरी नहीं किए। मसलन हुक्मरान वो होता है जो सरकारी अखराजात को अपने दोस्तों पर खर्च ना करे, लेकिन ज़िया-उल हक ने अपने दोस्तों को या जिनको वो नवाजना चाहते थे उनको बेपाया सरकारी बरात और सरकारी दौरे और तोहफे तोहफ़े सब कुछ दिए। खुद उन्होंने कुछ नहीं खाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी ये कमज़ोरी थी कि वो जो आदमी करप्ट नहीं होता, जो आदमी करप्ट ना हो, ज़िया-उल हक उनको अपने करीब बिठाना भी पसंद नहीं करते थे। वो सिर्फ करप्ट अफराद को अपनी टीम में रखते थे, और जिनके बारे में वो कहा करते थे कि मैं और मेरे रफ़क़ाए कार, राजा ज़फ़रुल्लाह या ख्वाजा सफदर या मोहम्मद खान जुनीजो किस्म के लोग जो ईमानदार थे, जो करप्ट नहीं थे, उनको मजबूरन उन्होंने अपने साथ रखा, क्योंकि एक सियासी चेहरा उस गवर्नमेंट का बनाया जाना था। तो इन लोगों को साथ मिलाया, कुछ और उलमाए कराम भी अपने साथ मिलाए, लेकिन वो सियासी चेहरा था। हुकूमत ज़िया-उल हक की थी, ख्वाजा सफदर या मोहम्मद खान जुनीजो की हुकूमत वो नहीं थी। तो तमाम अफराद करप्ट थे, और उनमें उस ज़माने में इन दोनों का नाम भी आता था जिनका नाम इस स्कैंडल में आया। अख्तर अब्दुर्रहमान के बारे में तो उनकी तैयारे हादसे में वफात से पहले ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जो ओजड़ी कैंप का हादसा हुआ है, इसके पीछे करप्शन की बहुत लंबी कहानी है, और ये रिपोर्टें भी आलमी मीडिया में छप चुकी हैं कि अमेरिका को इस करप्शन का इल्म था, लेकिन चूंकि उस वक्त उसने पाकिस्तान से अपनी चाकरी करानी थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो इसलिए उसने इसकी तरफ से आंखें बंद कर ली और ये मामला दब गया। और उस वक्त ये कहानियाँ बयानात की शक्ल में भी आती रहीं, मुख्तलिफ जरीदों में भी इशारे किनारे में छपती रहीं कि जनाब कैसे मरहूम साहब जो हैं वो जो तैयारा हादसे में चल बसे, उनके बेटे रातों रात आजकल के हिसाब से खरबपति हो गए, उस ज़माने के हिसाब से अरबपति हो गए रातों रात। यानी इससे पहले उनका कोई जिक्र नहीं था उनकी दौलत का। और दूसरे ये थे ज़ाहिद अली अकबर साहब, जिन्होंने वापडा में भी मौजे कमाई और फिर दूसरे इदारों में भी। और ज़िया-उल हक जो थे वो पाकिस्तान के इदारों की तबाही के बहुत बड़े मेमार थे। उन्होंने ज़ाहिद अली अकबर को वापडा का चेयरमैन लगाया, उसके बाद फिर वापडा की तबाही की वो दास्तान शुरू हुई, जिसके बाद ये वापडा का ज़वाल रुका नहीं। उन्होंने स्टील मिल का सरबराह भी अपने एक दोस्त को लगाया जो महा करप्ट था, उसने स्टील मिल को तबाही से हमकिनार कर दिया। और फिर बाद में आने वाली हुकूमतों की, सिविल हुकूमतों की पूरी कोशिश के बावजूद उसकी हालत इतनी तबाह हो गई कि वो भी, ये इदारा भी संभल नहीं सका। स्टील मिल से ज़िया-उल हक की दुश्मनी ये थी कि वो रूस की मदद से तैयार हुआ था, और भुट्टो ने उसको इस मंसूबे को मुकम्मल किया था।
तो सोवियत यूनियन और भुट्टो दोनों ही से ज़िया-उल-हक को एलर्जी थी, और वो अमेरिका के खादिम थे, इसमें कोई शुबा नहीं। नेक आदमी थे, तहज्जुद गुजार थे, नमाजी थे, लेकिन उनकी पहली और आखिरी वफादारी अमेरिका से थी। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अफ़गान जिहाद अमेरिका के हुक्म पर, अमेरिका की रज़ा के लिए, अमेरिका के मफाद में लड़ा गया। अगर अफ़गान जिहाद से अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होता तो ज़िया-उल-हक ने ये जिहाद कभी शुरू नहीं करना था, कभी शुरू नहीं करना था। ये बात याद रखिए। अमेरिका का मफाद था, अमेरिका का हुक्म था, तब ये जिहाद लड़ा गया। और इस्लामी अनासर जो थे वो इसमें इसलिए शामिल हुए कि ज़ाहिर है मुश्तरका मफाद था। इस्लामी हलकों का ये मफाद था कि एक मुसलमान मुल्क रूस की ग़ुलामी में चला गया है, उसे आज़ाद कराना है, तो उन्होंने भी इस जिहाद में हिस्सा लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी इस्लामी जमातें पूरी आलम इस्लाम की, मिस्र से लेकर इंडोनेशिया तक, जिन जमातों और लोगों ने इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर इस जिहाद में हिस्सा लिया, उन्होंने अमेरिका की खिदमत की नहीं, उन्होंने अपने तई अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने की जद्दोजहद की। ये अलग बात है कि हतमी नतीजा जो आया वो ज़्यादा खसारे का था, उसमें मुनाफा इस्लामी हलकों को कम हुआ। ज़्यादा मुनाफा अमेरिका को हुआ और ज़िया-उल-हक के रफ़क़ाए कार को हुआ। और ये अख्तर अब्दुर्रहमान वही था जिसके वफ़ात के बाद, हादसे में वो उनकी वफ़ात हो गई, तो उसके बाद उनके साहबजादों ने फिर एक किताब लिखवाई जिसमें कहा जाता है कि 90% वाक़यात तख़य्युल की पैदावार थे। 90%। चंद एक सही भी होंगे, और उनमें एक जो सही वाक़या था वो ये था कि मौसूफ़ ने 1947 में अपनी ज़ेरे निगरानी, या यूँ कहिए कि अपनी चश्मपोशी के तहत एक पूरी ट्रेन सिख शरणार्थियों की जो इंडिया जा रही थी, रेलवे पत्तोगी की रेलवे स्टेशन पर कटवाई। सैकड़ों सिख औरतें, मर्द, बच्चे उसमें ज़िबा कर दिए गए, और ये इनकी निगरानी में हुआ। इस तरह के वाक़यात इस किताब में मिलते हैं, और इस किताब में ये साबित किया गया कि सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का और उसके टुकड़े टुकड़े करने का कारनामा जो है ये अख्तर अब्दुर्रहमान का है। हालांकि अख्तर अब्दुर्रहमान का सोवियत मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं था, बल्कि उन पर तो ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन के लिए आने वाला असला जो था वो इधर उधर कर दिया, और खरबपति उनकी फैमिली रातों रात हो गई। अफ़गान जिहाद से उनका कोई वास्ता नहीं था। अफ़गानिस्तान को मुजाहिदीन ने अमेरिका की मदद से टुकड़े टुकड़े किया, शिकस्त दी। टुकड़े टुकड़े होने की वजूहात और भी थी, उनमें से एक वजह अफ़गानिस्तान की जंग भी थी। लेकिन सोवियत यूनियन के टुकड़े होने का अमल जो था इससे पहले शुरू हो चुका था, और अमेरिका, यूरोप और दूसरे यूरोपीय ब्लॉक के जो दूसरे मुल्क हैं, मसलन ऑस्ट्रेलिया, जापान, पूरा मगरबी यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इन लोगों का एक तवील अरसे से प्रोग्राम चल रहा था कि सोवियत यूनियन को अंदर से कमज़ोर करना है। और इनकी सहूलतकारी खुद कम्युनिस्ट पार्टी के हुक्मरानों ने की, जिन्होंने एक तरफ जबर किया अपने अवाम पर, दूसरी तरफ करप्शन की, लूट मार की, तीसरी तरफ उन्होंने सोवियत यूनियन में शामिल 15 छोटे ममालिक को उनके हकूक़ देने से इनकार किया, जिसकी वजह से वहाँ बेचैनी पैदा हुई। और फिर सोवियत यूनियन की तौसीफ़ पसंदाना पॉलिसियों की वजह से उसकी मईशत जो थी वो इतनी ज़ेरे बार आ गई कि जब अफ़गानिस्तान की जंग हुई तो उसकी मईशत बिल्कुल ही बैठ गई। तो ये सिलसिला था। तो नाज़रीन, ये आसमा जहांगीर के हवाले से मैं बात कर रहा था। स्विस स्कैंडल पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, अगर मौका मिला तो किसी इस पर दूसरे ब्लॉग में बात कर लेंगे। लेकिन ये आसमा जहांगीर के हवाले से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में करप्शन का बाबाए अव्वल अयूब खान था। अयूब खान से पहले पाकिस्तान में करप्शन का मयार ये था कि एक नाम शायद आपने कभी पुरानी किताबों में पढ़ा हो, डाली। डाली कहते हैं उस टोकरी को जिसमें फल डालकर आप किसी सरकारी अफसर के घर पहुंचा दें। तो उस ज़माने में करप्शन का ये पैमाना था कि आपने किसी अफसर से गुडविल बनानी है, उससे कोई काम कराना है, उससे ताल्लुकात बनाने हैं, तो फलों की एक डाली लेकर उसके घर पहुंच जाएं या डाली उसके घर पहुंचा दें, बस आपका काम हो जाएगा। ये करप्शन थी। लेकिन जब अयूब खान ने 58 में आइन तोड़कर और जमहूरियत का गला घोंटकर, बल्कि उसे ज़िबा करके इक़्तिदार पर गासिबाना कब्ज़ा किया, तो आते ही उसने जो पहला काम किया वो खारजी और दाखिली सतह पर बेअंदाज करप्शन, यानी करप्शन का सुनामी आ गया अयूब खान के साथ। अयूब खान ये सुनामी लाया, उसने दरिया बेचे। बल्कि कहा यह जाता है कि फिरोज़ खान नून को कहा गया था कि ये 3 दरिया भारत के हवाले कर दो, उसने इनकार किया, और उसके इनकार के बाद फिर मार्शल लगाना पड़ा। अगर वो इनकार ना करता तो शायद अयूब खान 1-2 साल और मार्शल ना लगाता।
अयूब खान ने वो किया और उसके बाद बेअंदाज़ा पैसा उसने बाहर से भी वसूल किया और उसके बेटों ने भी रातों रात, जिस तरह अख्तर साहब पर इल्ज़ाम लगता है, तो उस ज़माने में भी ये बात, बल्कि ख़ुद उनके भाई बहादुर खान जो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी थे मरहूम, उनके भी असम्बली में तकरीरों के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि किस तरह अयूब खान की फैमिली, उनके बेटे रातों रात अरबपति हो गए उस ज़माने के हिसाब से। और घिंदारा इंडस्ट्रीज़ के नाम से और कई कंपनियां, कई कारखाने इन्होंने बना लिए। अयूब खान ने इतनी ज़्यादा करप्शन की कि 20 घराने वजूद में आ गए और पाकिस्तानी अवाम जो थे वो गुर्बत उनमें बढ़ गई और मिडिल क्लास का तस्वर ख़त्म होने लगा। अयूब खान की दुमची थी याह्या खान। इस दुमची के 3 साल दौर में भी करप्शन बेअंदाज़ा रही, लेकिन करप्शन के साथ साथ ईवान सदर राजा अंदर का अखाड़ा बन गया। राजा अंदर की कहानी अगर आपने पढ़नी हो तो आपको नेट पर एक किताब मिल जाएगी, अमानत लखनवी की, अंदर सभा। वो ड्रामा है, पुरानी ज़बान में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब चंद सफ़े आप पढ़ लेंगे तो फिर बाकी पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये परियों का अखाड़ा था। याह्या खान के ज़माने में करप्शन भी थी। उसके बाद ज़िया-उल हक साहब का दौर आया, जो खुद करप्ट नहीं थे, लेकिन वो करप्टों के बगैर रह भी नहीं सकते थे। उन्होंने करप्ट अनासर को सरपरस्ती दी, अपना साथी बनाया, करप्शन की खुली छूट दी। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने उस ज़माने में करप्शन की गंगा में गुस्ल की है, स्नान किए, बल्कि अपने घर के स्विमिंग पूल भी उसके पानी से भरे, लेकिन वो अलग कहानी है। उसके बाद फिर जनाब मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने तो जनाब अपने इदारे में ही हाथ डालना शुरू कर दिया और 1-1 अरब रुपए के प्लाट और पता नहीं क्या क्या कहानी है। फिर पाकिस्तानियों को बेचा और माशाल्लाह अब लंदन, अमारात और सऊदी अरब और पता नहीं किस किस मुल्क में उनकी अरबों डॉलर की जायदादें हैं। और फिर ये सिलसिला चल सो चल, अब जो आया है वो माशाल्लाह अयूब खां, ज़िया-उल हक और मुशर्रफ के तीनों अदवार के हासिल जमा से भी ज़्यादा करप्ट दौर है। तो अब इस पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता फ़िलहाल। बस आसमा जहांगीर को याद कीजिए, उनके लिए दुआए खैर कीजिए। उन्होंने एक तारीख़ी फ़िक्रा कह दिया और वो तारीख़ का हिस्सा बन गया। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तो हाफ़िज़।